लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो भारत में सबसे प्राचीन पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक का है। तो पहले ये ध्यान रखना है कि पठनीय कौन है, तो अशोक का है। वे आमतौर पर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में लिपि और भाषा में लिए थे। तो यहाँ पे डैश में लिपि कौन सा था, तो ये लिपि था ब्राह्मणी लिपि, और भाषा प्राकृत भाषा था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे मुझे जरूरत रहेगा, जहाँ पे ऐसा लगेगा कि डिस्क्रिप्शन बताना जरूरी है तो जरूर मैं बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन बस्ती और अवस्थिति है। तो सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। तो चिरांद कहाँ है, तो चिरांद बिहार में है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो सबसे पहले आपको आता है ना, पहले उसको मिलान करेंगे, और जो नहीं भी आता है ना वो लास्ट में मिलान में वो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चिरांद कहाँ पे है, चिरांद है बिहार में। बुरझोम कहाँ है, तो बुरझोम कश्मीर में है। कोल्डिहवा, जूतनपुर और बिताल, ये कौन सा कहाँ कहाँ पे है, तो कोल्डिहवा आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये मिलान कर लेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि 3 से भी आपको काम बन जाएगा। तो एक का हो गया 3। तो देखिए इसमें अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन भी अगर आता होगा तो ये क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चिरांद का 3 था और इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग आराम से उसको मार के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था 67 के पहले कि ई ऑप्शन भी रहते थे, तो हमें सारा देखना होता था और उसमें भी हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता था। लेकिन अभी क्या है कि 4 ही ऑप्शन है, हालांकि नेगेटिव मार्क्स भी कर दिया है, फिर भी 4 ऑप्शन है तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और उंतूर कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। और पिकली हल कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप क्या था, तो इसका था 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर गहराई है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी एग्जाम में ना पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ी थोड़ी, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन मानी जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए, कांस्य युगीन है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य युगीन, लौह युगीन है। तो ताम्र पाषाण युगीन भी है यहाँ पे फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे आंसर में अगर आप देखेंगे ना तो आंसर में कांस्य युगीन है, और मैं भी सर्च करी थी तो कांस्य युगीन ही था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है शूद्र शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स, तो ये ऋग्वेद के बारे में पूछ रहा है कि शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में किस अध्याय में किया गया है, तो ये 10वें में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और 10वें में ये तो किया गया है, लेकिन ये क्या वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जन्म के आधार पे नहीं था फ्रेंड्स, वहाँ कर्म के आधार पे डिस्क्राइब किया हुआ था। ठीक है, ना कि जन्म के आधार पे। लेकिन अभी क्या है, अभी है कर्म के आधार पे नहीं, जन्म के आधार पे शूद्र बना दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये शूद्र का ऋग्वेद में 10वें क्रम में है। नेक्स्ट है जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आंसर है बी, ब्राह्मण ग्रंथ पे जनपद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सत्य कथन चुनना है। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा का अपनाया गया था, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, पाली भाषा का नहीं, पाली भाषा तो बौद्ध का किया गया था इसमें, तो ये गलत हो गया। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमगही में किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया था, तो यहाँ पे पूरा बोल रहा है फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 6ठी शताब्दी में तो पाटलिपुत्र में हुई नहीं थी, ये गुजरात के बल्लभी में हुआ था। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत हो गया। जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है, तो 1 और 4 सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और 2 माफ कीजिएगा, 1 और 3 गलत है और 1 और 4 सही है, इसमें सही पूछ रहा था तो 1 और 4 सही है।
माफ कीजिएगा फ्रेंड, एक तो पहले ही गलत हो गया है ना, 1 4 4 नहीं सही है, 2 और 4 सही है। ठीक है, 2 और 4, क्योंकि पहले ही पाली भाषा नहीं था और ये 6ठी शताब्दी नहीं था, तो ठीक है, इसका 2 और 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यूरोपीय भाषा। यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाले प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और अभिज्ञान शकुंतलम किसका पुस्तक है? तो ये कालिदास का पुस्तक है, जो गुप्त काल में रहते थे फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा पुस्तक कौन है यूरोपीय भाषा में तो अनुवादित? तो भागवत गीता, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे सत कथन चुनना है। तो पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त किए थे, ना कि धर्मपाल। नेक्स्ट है पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो ये भी गलत है, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना देवपाल नहीं धर्मपाल किए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षण थे, तो ये बिल्कुल सही है, और पाल शासकों में ब्राह्मणों को खूब दान दिया गया था, तो ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल और गंगा का चोल विजेता को उपाधि ग्रहण की थी? तो ये किए थे राजेंद्र प्रथम फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और राजेंद्र प्रथम क्या थे? तो चोल वंश के महान शासक थे, और इनका कार्यकाल 1014 से 1044 का था। ठीक है, और चोल वंश का महान शासक थे, और उन्होंने क्या किया था कि बंगाल अभियान करके 1-2 जो वहाँ पे क्षेत्रीय राज थे ना, उसको हरा दिया था, और इसके वजह से वो, क्योंकि बंगाल से गंगा जाती है, तो इसलिए गंगईकोंड चोल का उपाधि ले लिए थे। तो राजेंद्र प्रथम आंसर ध्यान रखेंगे बी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उल्लू खां था? उल्लू खान बलबन का था, फिर ध्यान रखिएगा। और बलबन का काल कितना है, कार्यकाल कितना है? तो 1266 से 87 के बीच में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सल्तनत कालीन विभाग और कार्य है, तो मिलान करके देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, तो फिर से वही बात है फ्रेंड, जो आपको सबसे आता है सबसे पहले उसको चूज करेंगे, और उसी में अगर एक ही क्वेश्चन, अगर एक ही मैच होता है, तो उससे क्वेश्चन को आप एग्जाम के लिए काफी हेल्प करेगा इस तरीके का। ठीक है, क्योंकि इस पर 4 ही ऑप्शन है। तो दीवाने बंदगान दास विभाग था, तो ए का दो में कौन है? तो ये 1 मतलब 3 और 4 तो ऑलरेडी कट गया है। ठीक है, दीवाने ईसा, दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज हमें पता है कि दीवाने अर्ज है कौन है? तो सैन्य विभाग है, तो इसका हो जाएगा सी का 1। तो इसमें देख लीजिए सी का 1 कौन है? देखिए सी का 1 ही है, ये तो 4 ये 3 है, ये तो ऑलरेडी कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से आप एग्जाम में जरूर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसी तरीके से बनाएंगे, तभी आपको टाइम कम होने के बाद भी आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, दीवाने ईसा किसे बोलते हैं? तो दीवाने ईसा राजकीय पत्रकार था और पत्रचार था, और दीवाने रिसालत धर्म प्रबंधन था। तो फिर लास्ट में इसको मिलान करके देख लेंगे, है ना फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें सत कथन चुनना है। तो मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था, तो ये तो बिल्कुल सही है। मुगल काल में गुप्तचर अधिकारियों को वाकियानविश कहा जाता है, तो वाकियानविश नहीं कहा जाता है फ्रेंड्स, उसे बरीद कहा जाता है। और मुगल काल में सूचना अधिकारियों को बरीद कहा जाता है, तो ये क्या किए है ना कि सूचना अधिकारी और गुप्तचर को ना इंटरचेंज कर दिया है। सूचना अधिकारी को वाक्यान्विश कहा जाता है और गुप्तचर को बरीद कहा जाता है, तो ये दोनों कथन गलत हो गया है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और आपको बता दें फ्रेंड्स कि ऐसे आप ये रख सकते हैं कि गुप्तचर को बलि का बकरा की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि गुप्तचर अगर पकड़ा जाता है ना, पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में भी गुप्तचर अगर पकड़ा जाता है तो उसको मतलब अपना मालिक का नाम नहीं लेना होता है, अपनी जगह का नाम नहीं लेना होता है, तो उसको बलि का बकरा की तरह यूज करते हैं। तो इसी तरीके से ऐसे रिलेट कर लेंगे ना, तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। हमें तो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है मार्क्स गेन करना है ना। नेक्स्ट है मिलान करना है सूची, और इसमें सूची में है इतनी सारी है, और इसमें हम मिलान करके देख लेते हैं। जो हमें पहले आता है सबसे पहले हम वो मिलान करेंगे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 14।
तो सबसे पहले हम लोग करेंगे विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। फिर है किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों का आश्रय था। तो ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, तो आपको जरूर इसमें पता होगा कि कृष्ण देव राय के समय में अष्टदिग्गज रहते थे। और किस शासन के काल में यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आए थे। तो अब्दुल रजाक आए थे देवराय द्वितीय के टाइम में। तो अगर हम ये दोनों मिला करके भी देख लेंगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इसका हो गया बी का हो गया 4, तो बी का इसमें 4 है, तो ये तो पहले ही कट गया, ये कट गया क्योंकि बी का 4 कोई नहीं है, ठीक है। और सी का हो गया सी का 1, तो सी का 1 कौन में है, तो सी का 1, तो ये डेफिनेटली आंसर इसका सी का 1, तो ये तो गलत ही हो गया क्योंकि सी के में 2 है, तो ये हमारे आंसर ऐसे आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम में हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं कि एग्जाम में आप इसी तरीके से बनाएंगे। आपको सबसे पहले जो आता है पहले वो मिलान करके और अपना आंसर में जरूर देख लेंगे। अगर वो मैच कर रहा है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर आगे जाएंगे तो इतना लंबा क्वेश्चन रहेगा तो आप पढ़ते पढ़ते फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और भी क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिला करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ टेस्ट है तो मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। तो इसका आंसर हो गया बी, जिसमें पहला क्या है, तो विजयनगर पर पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। तो हरिहर द्वितीय थे। और विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो डी का आंसर हो जाएगा 2, बुक्का प्रथम ने। और गुगरी महल की स्थापना किसने की थी, तो मान सिंह। और जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूची, इसमें भी सूची मिलान करना है फ्रेंड्स, देख लीजिए। और इसमें भी आपको जो पहले आता होगा सबसे पहले वो करेंगे, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था, तो ये तो 3 हो जाएगा। और पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग किला कोचीन में स्थापित किया था, तो वो कब किया था फ्रेंड्स, तो ये किए थे 1503 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इससे मैच कर गया है। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत के प्रथम गवर्नर बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, तो 1505 में किया गया था, तो इसका हो जाएगा 2। और पुर्तगालियों ने गोवा को अपना राजधानी कब बनाया था, तो ये 1530 में किए थे, तो इसका हो जाएगा 4। तो ऑप्शन में देख लेंगे 3, 1, 2, 4 किसका है, 3, 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरीके से आप एग्जाम में भी करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर मुगल कालीन राज्य और संस्थापक है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाएंगे जो पहले भी हम लोग बना रखे हैं। तो बंगाल में किसने किया था, तो मुर्शिद कुली खान। अवध को कौन थे, तो अवध का शहादत खां, बुरहान उल मुल्क भी उनको बोला जाता है। हैदराबाद को निजाम उल मुल्क और मसूर को हैदर अली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, हैदराबाद का हो गया 4 और इसका ए, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम कालानुक्रमण द्वारा व्यवस्थित करना है। तो इसमें देख लेंगे मुर्शिद कुली खां सबसे पहले आए थे। फ्रेंड्स मुर्शिद कुली खां का कार्यकाल कब था, तो 1717 से 1727 तक था, ठीक है, 27 तक था। उसके बाद कौन आया था, तो उसके बाद शाह शुजा आए थे जो 1727 से 1739 तक थे। प्लीज ध्यान रखिएगा 39 तक थे। और उसके बाद सरफराज खां आए थे। सरफराज खां को मतलब युद्ध करके अलवर्दी खां उनको हरा दिए थे। तो आप ऐसे याद कर सकते कि सरफराज का कसर काट के अलवर्दी खां बैठ गए हैं। तो इस तरीके से तो आपका आंसर क्या होगा, तो पहले मुर्शिद कुली खां, पहले तो 1 होगा, उसके बाद शाह शुजा, उसके बाद सरफराज, उसके बाद 2 में अलवर्दी खां। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से आप याद करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रिंग फेरेंस, घेरे की नीति का प्रणेता कौन है, तो वारेन हेस्टिंग, ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये पता होगा। नेक्स्ट है फरारजी कौन थे, ये भी आपको पीवाईक्यू, अगर बीपीएससी का पीवाईक्यू करेंगे ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। तो फरारजी हाजी सरुतुल्लाह के अनुयायी थे, आंसर हो जाएगा इसका बी। और फरारजी आंदोलन कब हुआ था, फरारजी विद्रोह फ्रेंड्स, तो 1838 से 57 के बीच में पूर्वी बंगाल में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति
के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को, ध्यान रखिएगा 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स? तो उन्होंने 29 मार्च 1857 को उन्होंने क्या किया था कि वो जो कारतूस थे ना उससे यूज करने से मना कर दिया था, और अंग्रेज सार्जेंट मेजर पर क्या किया, गोली चला दिए थे। तो इसी की वजह से उनको जल्दी ही फांसी लगा दिया गया था। देख लीजिए 29 मार्च को वो कांड किया और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दिया था। फिर आपको पता होगा कि 10 मई से हमारा 1857 का क्रांति का बिगुल फूक गया, मतलब बिगुल बज गया था, जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कथन कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स, कथन और कारण। तो इसमें है 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत आधुनिकीकरण हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है, भारत का आधुनिकीकरण हुआ, तो ये सही है। और सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। तो दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है मिलान करना है राजनीतिक संस्था और स्थापना का वर्ष। फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जितने भी अभी मुक्त टेस्ट आ रहे हैं ना उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें आपको फिक्स आंसर नहीं पता होगा तो आप इसको सही नहीं कर पाइएगा। तो ये जरूर याद कीजिएगा। अगर नहीं याद होता है ना तो आप चिट बना लीजिए और चिट बना के चिपका दीजिए कहीं पे। उसको जब भी आप बैठे रहेंगे, फ्री रहेंगे, मूड नहीं करेगा पढ़ने का, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका 22 का क्या होगा कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1843 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो ये हुआ है 1851 में। बंग भाषा प्रकाशनी सभा की स्थापना 1836 में हुआ है। और बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। सबसे ज्यादा बॉम्बे एसोसिएशन के जा रहे क्वेश्चन पूछता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का पूछता है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशों में स्थापित क्रांतिकारी गठन और स्थान केंद्र मिलान करना है कि कौन सा कहाँ पे हुआ था। तो गदर पार्टी बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है कि कहाँ हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में। फिर हम वही रिपीट करेंगे फ्रेंड्स कि अगर इसमें से जो हमें मिलेगा वो सबसे पहले हम मैच करेंगे। तो गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ये तो डेफिनेटली हमें याद है। तो 1 का 3 होगा, इसमें देख लेते हैं कौन सा। तो हम आराम से आंख बंद करके इसको आंसर हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी 4 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा 23 का बी, जिसमें इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी लंदन में, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी सिएटल यूएसए में, और स्वदेशी सेवा गृह का स्थापना हुई थी वैंकूवर कनाडा में। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें जो भी आएगा ना सबसे पहले उसको मैच करके आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत कम। वहां पे ना ऐसा फील होगा 2 घंटे है लेकिन कब 2 घंटे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना जरूरी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सही कथन चुनना है। तो एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 को मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना की थी। तो मद्रास में किए थे ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने ही की थी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये गलत कर दिया, क्योंकि अप्रैल में कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक किए थे फ्रेंड्स, और ये एनी बेसेंट ने सितंबर में किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडिया होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में किए थे। तो दोनों को एक्सचेंज कर दिया था, इसलिए दोनों कथन गलत हो गया। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में किए थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों का डेट ही को इंटरचेंज कर दिया था। नेक्स्ट, इसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया है? तो कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन हुई थी, वहां पे पारित किए थे। और लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ना वो जवाहरलाल नेहरू थे, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो कांग्रेस का बोल रहा है फ्रेंड्स, तो बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा में तो किया ही गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का 1245 में कांग्रेस का हुआ था संगठन, मतलब उनका सरकार बनाई गई थी। आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है कांग्रेस कांग्रेस कार्यकारिणी समिति कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आपको पता होगा कि 1942 में स्टार्ट हुआ था और ये वर्धा में हुआ था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जुलाई 1942 में वर्धा से किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति दे दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और अगर डेट याद करना है तो 14 जुलाई 1942 में वर्धा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को यहाँ पे मिलान करना, काला अनुक्रमण में व्यवस्थित करना है, तो इसका मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी उपवास 21 दिनों का कब रखे थे? तो 21 दिनों का उपवास रखे थे फरवरी 1943 में। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया है? तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, जो अभी भी मनाया जाता है 1943 को। ठीक है, 1943 को। तो ये तो गांधी जी किए थे फरवरी में और ये किए मार्च में हुआ। उसके बाद हुआ राजगोपालचारी फार्मूला जुलाई 1944 में आया था। उसके बाद बेबेल योजना 1945 में आया 1945 में आया। और शिमला समझौता फिर हो गया 1945 में हुआ। 1945 में शिमला समझौता हुआ था, वो भी कब? तो जून 1945 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के सदस्य तथा उनका पद को सुमिलित करना है, तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस कौन थे? तो ये भारत के सचिव थे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, भारत के सचिव थे। नेक्स्ट है एबी अलेक्जेंडर कौन थे? तो एबी अलेक्जेंडर तत्कालीन नौसेना मंत्री थे एबी अलेक्जेंडर। और स्टफोर्ड क्रिप्स कौन थे? तो स्टफोर्ड क्रिप्स उस टाइम व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वर्कूलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, असत्य पूछ रहा है या सही पूछ रहा है जरूर देखेंगे। तो यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्र पे सरकारी नियंत्रण को स्थापित करने हेतु लाया गया था, तो बिल्कुल सही है। जिला दंडायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार था, तो ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। तो इतना पता है फ्रेंड्स कि लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त तो किया गया था, लेकिन 1883 में नहीं, 1881 में किया गया था, तो इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना छोटा छोटा माइनर मिस्टेक रहेगा तो आपको प्रॉब्लम कर देगा, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं। आंसर हो जाएगा इसका डी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि सेट बनाने में काफ़ी एनर्जी लगता है और काफ़ी टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो अगर इसमें मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं क्या ही बोलूँ। नेक्स्ट है सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो 31 का आंसर हो जाएगा अरस्तु। इसका आंसर है सी, अरस्तु। ठीक है, विटकर कौन थे? तो विटकर जो 5 तत्व बने थे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, तो इसमें विटकर ने 5 जगत का किया था प्रतिपादित फ्रेंड्स। 5 जगत का वर्गीकरण विटकर किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपको 67 या फिर 66 में क्वेश्चन पूछा था। तो ये इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होता है। ठीक है, नोड और इंटरनोड होता है, इसकी वजह से अदरक तना है जड़ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विटामिन और अभावजन्य रोग, जिससे किस विटामिन से क्या बीमारी होती है, किस विटामिन की कमी की वजह से? तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होता है, तो ये सही है। और विटामिन बी1 से बेरी बीमारी, विटामिन डी को रिकेटस और विटामिन लॉ से क्या होता है? अरक्ता, मतलब अरक्ता होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही से मिले थे, तो इसमें चारों सही से मिले थे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है, मिलान करके देख लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं का विनाश करता है। ठीक है, सेलेमल क्या करते हैं? म्यूकस क्या करता है फ्रेंड्स? तो ये आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है, तो बी का हो गया 4। जठरस क्या करता है? तो जठरस वसा पचाने में उपयोगी होता है। और पीतरस प्रोटानी, माफ कीजिएगा, पीतरस क्या करता है? पीतरस एक सेकेंड फ्रेंड्स, पीतरस करता है आपका वसा पाचन में काम करता है, और जठरस प्रोटीन विघटन में काम करता है। तो ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
निम्नलिखित युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? तो मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से, ये तो सही है। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, ये भी सही है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। और खसरा जीवाणु से नहीं होता है फ्रेंड्स, ये विषाणु से होता है, वायरस से होता है खसरा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। और मैं क्या करूंगी ना, जो बीमारी है ना, किससे कौन सा बीमारी होता है उसका तो एक वीडियो में अपलोड करती हूँ जो घटना चक्र का है, उसी तरीके से मैं विटामिन और बीमारी का दोनों का वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इन विट्री निषेचन, जो आईवीएफ होता है उसके संदर्भ में असत कथन का चयन करना है। तो असत कथन में क्या है? तो इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसकी प्रक्रिया में ताजा अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। और निषेचन के बाद युग्म को 1 महीने बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, तो ये गलत है। वो 1 महीने बाद नहीं, जब भी उनका हो जाता है, जैसे 1 हफ्ते में भी हो जाता है तो 1 हफ्ते में ही कर दिया जाता है। तो इसमें गलत ही पूछ रहा था, गलत हमारा मिल गया है, इसका हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे असत कथन चुनना है फ्रेंड्स 37 का। तो 37 में है समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिका बनती है और अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति का निर्माण होता है। तो दोनों को क्या किया है? दोनों को इंटरचेंज कर दिया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। और असत कथन इसमें पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिका बनती है, ठीक है। तो दोनों कथन क्या था? दोनों कथन असत्य ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्योंकि समसूत्री इसमें इंटरचेंज कर दिया है, अर्धसूत्री में 4 होता है नई कोशिका बनता है और समसूत्री में 2 समरूप संतति बनता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन इंटरचेंज कर दिया था, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है 38 का कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम मतलब कम से ज्यादा होता है, तो इसका क्या होगा? तो पहले हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। आप एक मैं फ्रेंड घटना चक्र पूर्वालोकन का मैंने एक ये चीज मैं अपलोड करी हूँ ऑलरेडी, तो उसमें क्या था कि ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, उसके ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम फास्फोरस, ऐसे करके 6 तत्व पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में कितने? तो 6 तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस भी रहता है। लेकिन यहाँ पे ना कैल्शियम, हाइड्रोजन के बाद कैल्शियम होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में इस तरीके का है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है? तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ये तीनों क्या अंतःस्रावित ग्रंथि है। और लार ग्रंथि क्या है? तो बाह्य स्रावित ग्रंथि है, क्योंकि जो बाह्य स्रावित ग्रंथि मतलब जैसे हमारे नाखून हो गया, बाल हो गया, लार है, जो बाहर हम लोग निकाल सकते हैं, पसीना हो गया, ये सब बाह्य स्रावित होते हैं, और जो अंदर रहते हैं उसको अंतःस्रावित ग्रंथि कहते हैं। तो 1, 2 और 4 सही है फ्रेंड्स, 1, 2 और 4, इसका आंसर हो जाएगा डी, 40 का डी। नेक्स्ट है मिलान करना है और इसमें भौतिक राशि और एसआई मात्रक है, तो जो हमें आता है सबसे पहले वही मिलान करेंगे, ठीक है। तो इसमें बल आघूर्ण का क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। तो ए का हो गया 2, और इसमें देख लीजिए कौन है, तो इसमें आप आराम से इसको सी मार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बल आघूर्ण का होता है न्यूटन मीटर। यंग गुणांक का क्या होता है? तो यंग गुणांक का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। और धारा घनत्व का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके मिलान करके आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे में क्यों तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है? ये सब ना आपको घटना चक्र पूर्वालोकन अगर किए होंगे ना, तो आपको ये सब क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो इसमें होगा लोहे की कील पारे में माफ कीजिएगा, लोहे की कील पारे में क्यों तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है? तो इसका कारण ये होता है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, सूची 1 और 2, और इसमें ऊर्जा का रूपांतरण युक्ति प्रक्रम है, तो इसमें हम मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें भी जो आता है सबसे पहले हम वो करेंगे। तो ध्वनि वैद्युत से ध्वनि में किसमें ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर होता है? तो लाउड स्पीकर के द्वारा। तो बी का 3 कौन सा है? तो बी का 3 में देखिए यहाँ पे आ गया, तो हमें बी आंसर मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बी आंसर टिक लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन टेस्ट है तो इसलिए मैं पूरा करवा देती हूँ, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बदलने में सौर सेल का काम होता है। और द्रव्यमान से उष्मा के लिए क्या होता है फ्रेंड्स? तो सी का हो जाएगा 2 नाभिकीय रिएक्टर। और आसानी से उष्मा प्रकाश कैसे जाता है? तो ये हो जाता है ईंधन दहन से, इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी का आंसर 43 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 3.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये ना पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा, तो आप जान के देख लीजिएगा, वहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देती हूँ और बाकी आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। आप इस पे पुट कीजिएगा ना तो आपका आंसर मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स 44 का। और वैसे इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है
कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में देख लेते हैं क्या है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना से पीछे फोकस करती है। तो दृष्टि दोष कौन सा है? दीर्घ दृष्टि दोष मतलब हमारे दूर दृष्टि दोष के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। तो दूर दृष्टि को ठीक किसे किया जाता है? तो ठीक किया जाता है उत्तल लेंस से, और अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो यहाँ पे दूर दृष्टि बोल रहा है तो उत्तल लेंस से, तो ये तो दोनों सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ रेटिना पे फोकस बनने की वजह से ही तो नहीं होता है ना वो दूरदृष्टि दोष, उसमें और भी कोई कारण होते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाए इसका बी। नेक्स्ट है दिए गए पदार्थों की किसी एक लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ से किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा, मैं आंसर बता देती हूँ, आप आंसर बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 ओम। नेक्स्ट है गलत मिलान का चयन करना है। मापन उपयोग और यंत्र है, कौन गलत है? तो ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी थी, तो सही है। क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता, तो क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता नहीं होता है, फिर निम्न ताप की क्षमता होती है। और वेंचुरीमीटर द्रव से प्रवाह की दर, और फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रक्रम है और किस उद्योग से संबंधित है? तो ये मिलान करके देखना है। तो भंजन से क्या होता है? तो भंजन से पेट्रोलियम को भंजन होता है फ्रेंड, पेट्रोलियम से भंजन होता है, तो इसका हो गया 2। प्रगलन से क्या होता है? तो प्रगलन से ताम्र का प्रगलन होता है। हाइड्रोनिजीकरण से क्या होता है? तो खाद्य वसा, और वल्कीकरण से रबड़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मिलान करके आप देख लेंगे, ए का 2 प्रगलन ताम्र का होता है, तो ए का 3 हाइड्रोजनीकरण किससे होता है? तो खाद्य वसा और वर्गीकरण रबर से होता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फिनोल्फथीन अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो क्या बनता है? तो इसमें कोई परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है? ये रंगहीन होता है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अधातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे सत्य कथन चुनना है। तो सभी अधातु उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होता है, तो सभी अधातु नहीं होता है फ्रेंड्स, इसमें ना इसमें ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी धातु क्या होता है? तो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, तो इसमें सभी धातु की बोल रहा था, तो इसलिए गलत हो गया। सभी अधातु अनुनाद रहित होता है, तो ये तो सही है, क्योंकि अनुनाद रहित मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि किसी ठोस वस्तु से चोट करने पर जो झंझारपूर्ण ध्वनि उत्पन्न होती है ना, उसको अनुनाद रहित कहते हैं। तो अनुनाद रहित मतलब उसमें आवाज नहीं होता है, तो ये सही है। और सभी आधात्विक तत्व आवर्त सारणी पी ब्लॉक में होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन जो वर्ग 1 में आता है, तो इसलिए वो क्या हुआ? तो ये ऑप्शन में आ गया था, इसलिए 1 और 3 दोनों गलत है और 2 सही है, तो 50 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है समस्थानिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समस्थानिक में गलत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 51 का क्या होगा कि समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिसके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, तो यहीं पे गलत हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि समस्थानिक जिसे आइसोटोप कहा जाता है उसमें द्रव्यमान भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, जबकि परमाणु संख्या समान होते हैं, तो ये दोनों इंटरचेंज किया था, तो इसीलिए गलत हो गया। आवर्त सारणी में समस्थानिक स्थान भिन्न होते हैं क्योंकि परमाणु संख्या भिन्न होते हैं, तो अभी हमने जस्ट देखा कि परमाणु संख्या भिन्न होती ही नहीं, परमाणु संख्या समान होती है आइसोटोप में, जिसे समस्थानिक कहा जाता है, तो इसमें दोनों कथन गलत है, इसमें गलत ही कथन चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे भी ये खेल गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन, क्योंकि ध्वनि का प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है और ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो दोनों कथन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 52 का सी, आंसर सी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसी तरीके से एग्जाम में भी हम लोग से खेल लेता है एग्जामिनर, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। और एक और ऑप्शन में आपको बता देती हूँ कि जब भी आप टेस्ट देते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आता, जैसे इसे छोटा माइनर गलती है, तो हम लोग को क्या करना है, आपको क्या करना है कि एक पेज रखिए, प्लेन पेज, और उसमें जब टेस्ट देते रहते हैं तो जो आपको न्यू क्वेश्चन दिख रहा है और फिर जिसमें आप ज्यादा अटकते हैं, ज्यादा परेशानी होती है, बार बार रॉन्ग हो जाता है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको रिवाइज कीजिए, तो फिर आपको धीरे धीरे ना क्वेश्चन जितना गलत होता है बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन क्या होगा इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ करके। तो इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, कुछ ऊर्जा सदैव अचर रहती है, तो ये भी सही है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता, ना ही विनाश किया जा सकता है, इसके लिए आंसर इसका हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपचय और अपचय के बारे में पूछ रहा है और सत्य कथन चुनना है। तो उपचय अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। उपचय में हाइड्रोजन का ह्रास नहीं, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का बढ़ा मतलब वृद्धि होता है, तो ये तो पहला गलत हो गया। और अपचय में अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो नहीं, अपचय में ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। 54 का इसका सत्य कथन पहला है। एक माफ कीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग देख रहे थे क्या कि उपचय में क्या होता है, तो अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो उपचय में हाइड्रोजन का ह्रास से हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास से होता है, तो सही हो गया। और अपचय में अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती से या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो ये इसमें क्या हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पहला सही लेकिन दूसरा गलत है। यहाँ पे अपचय में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है और उपचय में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भ में असत कथन का चयन करना है। तो यह सांद्र HNO3 एवं सांद्र HCl का ताजा मिश्रण है, तो ये सही है। इसमें HNO3 एवं HCl का अनुपात 3:1 होता है, तो यही पे गलत हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि HCl का 3 होता है और HNO2 का 1 होता है। तो आपको बता दें कि इसमें क्या किया है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो इसलिए ये कथन गलत हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें असत्य कथन ही चुनना था। यह प्रबल संचारक भी है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह सोना को गलाने में समर्थ होता है, तो सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ एक्वारेजिया होता है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें कथनों पर विचार करना है। इक्वाटोरियल गिनी में मालवर्ग वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप पुष्टि की गई है, तो ये सही है। और वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, तो ये भी सही है। मालवर्ग वायरस फिलोवायरस परिवार का एक हिस्सा है, जिसे पहली बार 1961 में पहचाना गया था, तो यहाँ पे गलत है, 1961 में नहीं 1967 में किया गया था, तो ये गलत हो गया फ्रेंड्स। और H3N0 वायरस की पहचान सबसे पहले शुरू में की गई थी, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गलत है और इसका हो जाएगा केवल एक कथन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है CRISPR-Cas9 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। यह जीन संपादन तकनीकी है, तो ये सही है फ्रेंड्स 57 का। और इसमें पूछ रहा है कितने सत्य है, तो 57 का सत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो पहला तो सत्य हो गया। और CRISPR एक एंजाइम है, तो एंजाइम नहीं है फ्रेंड्स, एंजाइम नहीं है। और ये CS9 एक आरएनए अणु है, तो इसमें क्या किया है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया है फ्रेंड्स। CAS9 क्या है, तो ये एंजाइम है और CRISPR एक आरएनए अणु है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। डीएनए को काटने का कार्य CAS9 करता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही है 2 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कितनी सही और कितनी गलत पूछ रहा था। नेक्स्ट क्या है कि 58 का क्वेश्चन है थ्री पैरेंट बेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक तकनीकी है, तो ये तो सही है फ्रेंड्स। और जो महिला अंडे की कोशिका दान करती है उसे जैविक माता कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैविक माता वो होती है जो गर्भ धारण करती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन, तो पहला सत्य है और दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 58 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आरएनए हस्तक्षेप आरएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका उपयोग जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये पहला सही है फ्रेंड्स। और दूसरा है ये लक्षित कोशिकाओं को क्षार संश्लेषण से रोकता है, तो क्षार संश्लेषण ये इसका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा गलत है। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण होता है, ना कि क्षार संश्लेषण करता है। और यह एक जीन साइलेंसिंग तकनीकी है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा 59 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि असत कथन चुनना था। नेक्स्ट है वेव 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो यह वेव 2.0 की तुलना में अधिक केंद्रीकृत है, तो ये तो सही है। और वेव 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो पहला गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि केंद्रीकृत नहीं हुआ है, यह 2.0 की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत है, ना कि केंद्रीकृत है। ठीक है, तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरता है, तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि 7 राज्यों से नहीं, ये 8 राज्यों से गुजरता है। और मिनिकॉय व मालदीव के मध्य
9 डिग्री चैनल तथा मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल है, तो ये भी गलत है। मिनिकॉय और मालदीव के बात क्या हुआ है, तो मिनिकॉय व मालदीव के मिनिकॉय व मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल होता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल होता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, तो ये भी गलत हो गया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु 4 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश में है, तो ये सही है फ्रेंड्स। तो तीसरा इसका सही है, इसका आंसर हो जाएगा 61 का ए। ठीक है, क्योंकि तीसरा सही है सिर्फ। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और जोजिला दर्रा क्या करता है, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह मार्ग से जोड़ता है। नेक्स्ट है गंगा के बाएं तट से मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व कौन सा होगा, तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, राम गंगा, गोमती, गंडक और बागमती। नेक्स्ट है मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम क्या है, तो चाय वर्षा असम में, तो ये सही है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, तो चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में भी बोला जाता है फ्रेंड्स, और कॉफी का भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नार्वेस्टर उड़ीसा में है, तो ये भी सही है। काल बैसाखी पंजाब में, तो ये गलत है फ्रेंड्स, काल बैसाखी पंजाब में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह अयस्क के है, तो इसे अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। यह पीले रंग का होता है। इसे जलयोजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं और इसमें 35 to 50% लोहे का अंश होता है, तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, लिमोनाइट। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी जनजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, तो इसे संथाल है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। संथाल, मारिया और भील है, ध्यान रखिएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4 बी हो जाएगा इसका आंसर। जबकि कनौटा कौन है, तो कनौटा मंगोल प्रजाति का है और बदागा द्रविड़ प्रजाति का है, तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं हमेशा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगी, और अगर मुझे सपोर्ट नहीं, अभी एग्जाम है तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्या है कि यहाँ एल्यूमिनियम उद्योग है और स्थापना में सहयोगी देश है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो नाल्को कहाँ से है, तो नाल्को फ्रांस का है। ठीक है, बाल्को कहाँ है, तो बाल्को सोवियत संघ का है। इंडाल्को कहाँ से है, तो इंडाल्को कनाडा से है। और वेदांता कहाँ से, तो वेदांता जर्मनी से है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किरीट या कोरोना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें सही कथन चुनना है। तो सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स, तो यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। यह केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान देखा जाता है, तो गलत है फ्रेंड्स। सूर्य ग्रहण के टाइम में देखा जाता है कोरोना को, न कि चंद्र ग्रहण में। यह क्षेत्र अत्यधिक पर्यावैज्ञानिक और एक्सरे उत्सर्जन करने के शक्तिशाली स्रोत है, तो 1 और 3 सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 68 का बी। नेक्स्ट है मिलान करना है, इसमें भी हम देख लेंगे जो हमें आता है सबसे पहले उसका मिलान करेंगे, बाकी को हम लोग मिलान करके ऐसे ही अपने आप भी हो जाएगा। तो सबसे पहले ओरेंटो जल संधि किससे मिलती है, तो ओरेंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर में मिलता है। टॉरस जल संधि तो अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी में मिलता है टॉरस जल संधि। बास्फोरस तो काला सागर और मरमरा सागर और डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर में है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और देश, तो 17वीं सीमांत रेखा वियतनाम और चीन के बीच में है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पूछ रहा था कि गलत युग्म को चुनना है, तो 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम और चीन के बीच में नहीं है, क्योंकि ये ना उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम को के बीच में सीमा 17वीं समानांतर सीमा। 141 पश्चिम देशांतर रेखा क्या है, तो अलास्का, यूएसए तथा कनाडा के बीच में, तो सही है। मैनरहिम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में है और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पहला ही गलत है। नेक्स्ट है गलत युग्म को चुनना है, तो पूछताछ कहाँ, हंगरी, तो बिल्कुल सही है। और केंटबरी उरुग्वे, तो ये गलत है फ्रेंड, केंटबरी उरुग्वे नहीं है, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो दूसरा ही गलत हो गया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और कंपोज ब्राजील, ये तीनों सही है, जबकि दूसरा गलत है, बी में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रेगिस्तान अफ्रीका में है, तो कालाहारी, सहारा और नमीबिया तीनों है, तो 1, 3 और 4 इसका आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4 इसका आंसर होगा सी। आटाकामा चिली में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण अमेरिका का भाग है। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करिए, तो यहाँ पे हमें जो आता है सबसे पहले वो मैच करके देख लेंगे। तो लियाकत अली को वित्त दिया गया था, तो ये सही है। आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन दिया गया था, तो ये भी सही है। और जोगेंद्र नाथ मंडल को डाक एवं वायु, तो गलत है। और इसका आंसर क्या होगा 73 का,
73 का इसमें 2 ही मिलान सही है फ्रेंड्स, इसमें लियाकत अली और आसफ अली का ही मिलान सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 2 और 3 सही है। बाकी जान मथाई को क्या मिला था, तो जान मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, और आसफ अली को रेलवे मिल गया था, जुनाथ नाथ मंडल को विधि और CH भाभा को कार्यखान एवं ऊर्जा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे विषय और अनुच्छेद, तो धन विधेयक की परिभाषा 112 में की गई है। यहाँ पे पूछ रहा है कि युग में कितने सही सम्मिलित हैं, तो इसमें धन विधेयक की परिभाषा 112 में की गई है, तो ये पहला तो गलत हो गया क्योंकि धन विधेयक की परिभाषा 110 में की गई है, 112 में नहीं। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जो बजट हम लोग कहते हैं ना, उसका किया गया है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, तो सही है, और राज्यों में विधान परिषद का उत्पादन या सृजन 169, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। 6 वर्षों से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो ये 45 में है, अनुच्छेद 45 में, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 3 कथन सही है और पहला कथन ही गलत था, ठीक है। नेक्स्ट है 75 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन का चयन करना है। सत कथन में क्या होगा फिर 75 का, तो राज्य की सीमा परिवर्तन या नाम बदलने से पूर्व सांसद को संसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है, तो आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि संसद को राज्य से नाम का लेना आवश्यक है, तो ये पहला गलत हो गया। और उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। और संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है, तो ये भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति ये सब ना अमेरिका में दिया गया है और भारत में क्या होता है, तो राज्य को तोड़ के, जैसे बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाया गया था 2000 में, तो इसमें क्या है, गारंटी नहीं देता है कि जो बना हुआ हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं बोला जाता है। 75 का आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है रिट का प्रकार और आधार, ये भी क्वेश्चन ज्यादा बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। तो प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या है फ्रेंड्स, तो इसका है विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना, तो इसमें देख लीजिए एक में कौन होगा, तो इसका होगा इसमें। फिर प्रतिषेध मतलब अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देशक, तो सी। बी का हो गया 4, तो इसमें देख लीजिए बी का 4 कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे हम लोग मिलान कर सकते हैं। परमादेश, तो परमादेश का क्या होगा, तो सी का हो गया 2, मतलब सार्वजनिक कर्तव्य को ना निभाना, और आधार परीक्षा होता अधिकार परीक्षा लोक कार्यालय को अनाधिकृत ग्रहण करना होता है। नेक्स्ट कथन 1 और कथन 2 को मिलान करना है। तो कथन 1 में राज्य के नीति निर्देशक में गैर न्यायिक एवं विधि रूप से लागू करने के लिए बाध्यता वाला है, तो बाध्यता वाला नहीं है फिर ध्यान रखिए, गैर न्यायिक तो है लेकिन बाध्यता वाला नहीं है। संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इसके क्रियान्वयन में बाधक था, तो ये सही है। 77 कैसे हो जाएगा सी। इसमें पहला कथन ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन और मुख्य कार्य, भी बहुत बार पूछता है, सिंगल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 61वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन से 61वां संविधान संशोधन से होता है मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन से क्या होता है, तो इसका होता है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया था। 84वां संविधान संशोधन से, तो इसका हुआ था 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थान का आवंटन 2026 तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन, इसमें हुआ था केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घोषित करना। तो ये सब सिंगल क्वेश्चन में आपको आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी विभाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करता है किसके लिए, तो ये गिलोटीन होता है, गिलोटीन। नेक्स्ट है आंसर उसका डी हो गया। नेक्स्ट है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें सत कथन चुनना है फिर धन विधेयक में। तो धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक को केवल मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी सही है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, तो 80 का आंसर हो जाएगा क्या, 80 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें 1 2 3, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पूर्व अनुमति से ही पारित होता है धन विधेयक फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, लेकिन इसको वापस नहीं कर सकता है, ध्यान रखेंगे, रोक कर रख सकता है या तो अनुमति दे सकता है लेकिन इसे वापस नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 81 का। नेक्स्ट इसका क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, तो बिल्कुल सही। और वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है और पद से हटा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है।
वह राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनके पद से विमुक्त करता है। ये भी बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। और वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तों को कार्य विधि तय करता है। तो 1 और 4 सही है, 2 3 बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 4, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सूची अनुच्छेद मिलान करना, विषय वस्तु। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, हॉट क्वेश्चन है, बिहार के लिए क्वेश्चन पूछता है। तो मिलान करने देख लेते हैं कि कौन सा गलत मिलान है। तो 243 में सीटों का आरक्षण, ये पहला ही गलत हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि 243 डी में है सीटों का आरक्षण। 243 जी में पंचायतों की शक्ति का प्राधिकरण प्राधिकार या उत्तरदायित्व है। 243 के में पंचायतों का चुनाव और 243 एच में पंचायतों के करारोपण की शक्ति है। तो पहला ही गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। 82 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन का चयन करना है। तो समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। तो ये बिल्कुल सही है। और आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि होता है। तो ये भी सही है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा डी। ना ही ए और ना ही दोनों असत्य नहीं है, मतलब दोनों सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आय प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है। तो आय प्रतिस्थापन का अर्थ अंतर्मुखी व्यापार नीति होता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। ऐसे इस नीति का उद्देश्य क्या होता है? तो इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा ही पूर्ति किया जाता है, इसलिए अंतर्मुखी व्यापार नीति होता है आयात प्रतिस्थापन का अर्थ। नेक्स्ट है बजट 2024-25 के तहत निम्न में से किस मद का सर्वाधिक व्यय किया गया है। तो सर्वाधिक तो रक्षा मंत्री में रक्षा में किया गया है, फिर दूसरा में ग्रामीण विकास, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तीसरे में कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप और चौथे में शिक्षा और पांचवें में स्वास्थ्य। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बजट के संबंध में असत कथन का चयन करना है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी विवरण का वर्णन किया गया है। तो बजट संबंधी विवरण का वर्णन 112 में किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, तो ये भी सही है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि राजस्व विभाग नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ये करते हैं आर्थिक, जो हम लोग कहते हैं ना कि जो विवरण कौन करते हैं, तो आर्थिक सलाहकार उनको सजेशन देते हैं फ्रेंड्स, आर्थिक कार्य विभाग करते हैं, जिसे DEA कहा जाता है, न कि राजस्व विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तीसरा गलत है, और गलत ही खोज रहा था। और अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मुद्रा अवमूल्यन के लिए इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और इस प्रक्रिया में मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश में विदेशी निवेश कम हो जाते, तो नहीं फ्रेंड्स, विदेशी निवेश ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम क्या होता है। तो ए डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। तो ये राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की अवस्था में निम्न में से किसे लाभ होता है। तो लेनदार का लाभ होता है। ध्यान रखिएगा, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको डीप में नहीं जाना है तो बस ऐसे भी याद करके आप रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 89 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। तो मानव विकास पर केंद्रित था 8वीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 90 का हुआ 8वीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? इसका समय काल था तो 1992 से 1997 तक था। आपको बता दें फ्रेंड्स कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पे ही नीति आयोग आ गया है, लेकिन अभी भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भंडारी समिति, यहाँ पे मिलान करना है। मिलान करना है तो आपको पहले ही पता है कि मिलान करने में जो हमें आता है सबसे पहले उसको मिलान करेंगे। तो स्वामीनाथन समिति हमें पता है कि जनसंख्या नीति से है। रंगराजन समिति तो ये भी पता है कि भुगतान संतुलन से है। राजा चैलैया समिति ये कर सुधार से है। और भंडारा समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, क्या है फ्रेंड्स? तो ये समवर्ती सूची का विषय है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है चालू खाता के घटकों में शामिल है। चालू खाता के घटकों में क्या क्या शामिल है फ्रेंड्स? तो इसमें वस्तु का आयात, सेवाओं में व्यापार, वस्तुओं का निर्यात, उपहार और प्रेषित धन, ये सभी है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी। चालू खाता के घटकों में सभी इंक्लूड है। नेक्स्ट है बैंक दर में वृद्धि सामान्य इस बात का संकेत करता है कि क्या करता है। तो बैंक दर का सामान्य इस बात का संकेत करता है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? उसका रेपो दर कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, और यही व्यापारिक बैंक RBI को रिटर्न करता है तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 95 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है।
और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रेपो दर को निर्धारित करता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। तो फर्निंदर नाथ घोष किए थे, फिर ध्यान रख लीजिएगा। जो बिहार जी के जो कर रहे हैं ना एडुटेरिया का, तो उसमें टोटल 51 सेट है फ्रेंड्स, उसमें 15 सेट में ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी हूँ, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको इंक्लूड मिलेगा, तो अब जब जाके जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसमें टोटल 51 सेट है, मैं पूरा करवा दूंगी, ठीक है। तो बिहार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किया हुआ है बिहार से रिलेटेड। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन है? तो अनुग्रह नारायण है फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, और पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह है। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो डुमराव में चलाया गया था, ध्यान रखिएगा 98 का हो गया, डुमराव में चलाया गया था, ठीक है, ये शाहबाद के डुमराव में चलाया गया था। नेक्स्ट है, बनावरण के प्रतिशत दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही मतलब ज्यादा से कम, तो सबसे ज्यादा कैमूर में है, सबसे ज्यादा कैमूर, फिर जमुई, नवादा और मुंगेर, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये 2021 में आया है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा 2021 में आया है, ये हर 2 साल पे आता है। नेक्स्ट है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये उमराव जनजाति लिए थे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये ना एक इसमें भी मिला है मुझे, और भी मॉक टेस्ट में जो करवा रही हूँ उसमें भी ये चीज मिल गया है, तो ध्यान रखिएगा। और जो गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है और सही चयन करना है फ्रेंड्स। तो चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में हुआ है। कोल विद्रोह 1831 से 32 में, भूमिज विद्रोह 1832 से 33 में, और संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। तो चारों मिलान ऐसे सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा कितने का? तो 101 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से आरंभ हुआ है? तो बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 है, और कृषि रोड मैप 2008 से स्टार्ट हुआ है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। जो बिहार जी के करवा रही हूँ ना उसमें सब क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 1/20 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो ये फिरदौसी थे से था फ्रेंड्स, और बिहार में सारे मतलब वहाँ पे सूफी संत हुए हैं फ्रेंड्स, लेकिन सबसे ज्यादा सूफी संप्रदाय फिरदौसी संप्रदाय ज्यादा प्रचलित था बिहार में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले 3 जिलों कौन कौन है? तो सबसे ज्यादा आम कहाँ पे उत्पादन होता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो करुणासा जलप्रपात बक्सर में, ये बिल्कुल सही है। मंझर कुंड जलप्रपात नालंदा में, ये ही गलत है फ्रेंड्स, मंझर जलप्रपात नालंदा में नहीं है। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में, और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है, तो ये सही है मंझर, इसका आंसर हो जाएगा बी। मंझर जल कुंड प्रपात कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सासाराम रोहतास में। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बिहार एटलस में जो महेश कुमार बर्नवाल और सीएमई का इंक्लूड किया हुआ है वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिएगा, उसमें ये सब मैप के थ्रू बता दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चेम्स केमियार थे, तो ये भी सही है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीशों की 29 न्यायाधीशों सहित 29 न्यायाधीश तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, तो इसमें चारों कथन सही था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। 107 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है, इसमें सत कथन का चयन करना है। तो बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है, तो ये सही है। और बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है, तो ये भी सही है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और लीची उत्पादन में बिहार देश का दूसरा स्थान है, तो ये गलत है, लीची उत्पादन में पहला स्थान पे है। तो इसमें 1 2 3 तीनों सही होगा, और इसमें देख लीजिए ऑप्शन 1 2 3 कहाँ है, तो 1 2 3 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बोल सकते हैं, क्योंकि 3 तो ऑप्शन में नहीं है और इसमें को 1 से अधिक या फिर ऐसा कुछ करके नहीं है ऑप्शन में, तो इसके लिए इसका हम लोग आंसर ए बना लेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली है, तो देख लेते हैं। धरवाड़ चट्टान कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स? तो धरवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्व बिहार में मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक निक्षेपण पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का हो गया 3। अगर इसमें ए का 3 कोई होगा तो ये दोनों तो ऑलरेडी कट गया फ्रेंड्स। विंध्य चट्टान, तो विंध्य चट्टान कहाँ पे पाया जाता है? तो इसमें 4 ही है, तो विंध्य चट्टान दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी में है, तो ये तो सही हो गया। टर्सरी हम लोग को कहाँ मिलता है? तो टर्सरी बिहार की हिमालय तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिम चंपारण में, तो ये तो सी का 1 हो गया। तो सी का 1 किसमें है? तो इसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
110 109 का आंसर सी हो गया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, तो ध्यान रखेंगे। और क्वाटरनी चट्टान, क्वाटरनी कहाँ पे मिलता है, तो गंगा के मैदान में। नेक्स्ट असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन में सोहर क्या है, तो सोहर शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ये सही है। और कजरी या सावन के समय में युवक युवतियां द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत है, तो ये भी सही है। झरने नृत्य या मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है, तो ये भी सही है। चैता या फागुन माह में गाया जाने वाला लोकगीत है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। चैता फागुन नहीं हो, चैत में ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि असत्य कथन चुनना था। नेक्स्ट है विधेयक निर्माण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुजरात सरकार ने यह विधेयक पारित किया, तो बिल्कुल गलत है, ये यूपी सरकार ने किए हैं फ्रेंड्स। और यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भी गलत है, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र विधेयक निर्माण है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन असत्य है। नेक्स्ट है दिव्य कला मेला, दिव्य कला शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे भी सत्य कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका क्या होगा 112 का, कि इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। पर्यटन मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है, ये इसका जो होता है आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका आयोजन जयपुर में हुआ, तो ये भी गलत है। इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ है, तो ये दोनों कथन गलत हो गया। इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना है, तो ये सही है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या पूछ रहा है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देश के केंद्रीय बैंकों का संयुक्त संयोग है, तो ये बिल्कुल सही है। यह सीमा पार से आतंकी वित्त पोषण से संबंधित है, तो आरबीआई को आतंकी वित्त पोषण से क्या ही मतलब है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम लोग दिमाग में लगा सकते हैं। तो ये क्या करता है, तो ये खुदरा भुगतान सेवा के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस को स्टार्ट किया गया है। तो इसका पहला कथन तो सही हो गया, दूसरा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सत्य कथन चुनना था। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य है, तो ये राजस्थान है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डीडी रोबोकाइन इंडिया 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिल्ली, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है, तो ये सही है। और यह आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता थी, तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। इसमें गलत कथन चुनना था, तो 15 का गलत कथन हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों कथन सही है। नेक्स्ट स्टॉर्म एक्स क्या है, तो स्टॉर्म एक्स स्पीड कार रेसिंग ईंधन है, ध्यान रखिएगा। और डीआरडीओ द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन शुरू किया है। ये हेल्पलाइन नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, 1933 1993। नेक्स्ट है अमृत वृष्टि योजना, अमृत वृष्टि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये इसे कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये गलत हो गया। और यह एक जमा योजना है, तो यह एक जमा योजना है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें सत्य कथन है, तो इसका दूसरा सत्य है, पहला गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 119 का क्या है, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए थाने बोरीवली जुड़वा सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग है, तो ये बिल्कुल सही है। सुरंग की लंबाई 10.8 है, तो नहीं फ्रेंड्स, ये 11.8 है, 11.8 किलोमीटर है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया, पहला सही है। इसमें गलत कथन चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका है 11.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मानवी मधु कश्यप का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कोलंबो प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुनना है। तो कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसे एशिया के 12 सदस्य शामिल हैं, तो ये सही है फ्रेंड्स। और भारत ने मॉरिशस में कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता की, तो गलत है फ्रेंड्स, मॉरिशस में नहीं, जेनेवा में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा कथन गलत है और गलत ही कथन चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ किया गया, तो ये ब्रिटेन में किया गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विश्व की पहली 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्य यात्री नौका MBC चेंज कहाँ लॉन्च किया गया है, तो MBC चेंज सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट किया गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 का संस्करण जो है, न्यू संस्करण जुलाई में जो आया है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुनना है। तो जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सिंगापुर के पास है फ्रेंड्स। भारत की सूचकांक में 81 है, तो गलत है, ये भी 82वां स्थान हमारा भारत का है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है किस देश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल का संचालन करने का अधिकार दिया है, तो मोंगला मतलब बांग्लादेश ऐसे करके याद कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी। नेक्स्ट लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो DRDO ने वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से अपना पहला सफल परीक्षण किया है। तो बिल्कुल सही है। यह हवा से छोड़े जाने वाले 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। तो ये भी सही है। इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर और इमारत ने विकसित किया है। तो तीनों कथन सत्य, इसमें सत कथन ही चुनना था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसरो और जापान अंतरिक्ष एजेंसी ने अपोफिस शुद्ध ग्रह को अध्ययन के लिए मिशन रामसेस घोषणा किया। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि इसरो और जापान ने नहीं, इसरो और यूरोपियन अंतरिक्ष ने किया है। तो पहला कथन गलत हो गया। इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष ने अपोफिस शुद्ध ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा की है। तो ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट, अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेमबेक्स है, सेमबेक्स 2 है, चीन की सेना में शामिल है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, चीन की नहीं है, भारत की सेना में है। तो इसलिए दोनों कथन गलत हो गए। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर जारी की गई रिपोर्ट का नाम क्या है? तो बिजनेस रेडी रिपोर्ट। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक करिए, शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्लादेश ने भारत के साथ अनुसंधान और संस्कृति क्षेत्र में सहयोग के आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। तो मैत्री अनुदान की घोषणा बांग्लादेश ने नहीं किया है फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। नेक्स्ट है, मैत्री अनुदान ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, मैत्री अनुदान ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, मलेशिया ने आवारा कुत्तों, तो ये भी गलत है। आवारा कुत्तों का जो मलेशिया ने आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने के लिए उन्हें आश्रय स्थलों में भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है। तो नरसंहार कानून तुर्की ने किया है फ्रेंड्स, ना कि मलेशिया ने। तो इसलिए ये दोनों कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के विदेश मंत्री ए जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। तो मैत्री उद्यान का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया गया है फ्रेंड्स, ये मॉरिशस में किया गया है। तो ये गलत हो गया। और गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान झारखंड में है। तो ये भी गलत है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो दोनों कथन गलत हो गया। तो इसका आंसर है, गलत ही कथन पूछ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत कथन चुनना है। तो इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स। तो पहला गलत हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की स्थापना मतलब जारी किया जाता है नेशनल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान पे है। तो ये बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान पे IIM अहमदाबाद को प्राप्त है। तो ये भी सही है। और रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान पे IIS बेंगलुरु है। तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें पहला गलत था, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान करना है। गलत मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व केरल में है। तो बिल्कुल सही है। केरल में कौन सा? तो पेरियार टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, झूमर नृत्य का प्रदर्शन झारखंड में हुआ। तो बिल्कुल गलत है। झूमर नृत्य का प्रदर्शन असम में हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो पहला ही मतलब बी इसका गलत हो गया। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर तो हमारा बी मिल गया, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें क्या पता नेक्स्ट में क्या पूछ दे। सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। और शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज राजस्थान घोषित किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया? तो ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां सम्मेलन पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसमें असत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो ये तो सही है। और सम्मेलन का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम है। तो दोनों कथन सही है फ्रेंड्स। असत्य कथन पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सत्य कथन क्या होगा? तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। तो ये सही है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कृषि निर्यात में भारत का स्थान 8वां है। तो ये भी सही है। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.01 गीगावाट हो गई है। तो ये भी कथन सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राइस ATM कहाँ शुरू किया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और
इसमें पूछ रहा है असत कथन का चयन करना है फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की कार्य अवधि वित्त वर्ष 2024-25 से 26-27 तक है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, 28-29 तक है, तो पहला गलत हो गया। और नेक्स्ट है इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, ग्रामीण इलाके के लिए 2 करोड़ तथा शहरी इलाकों के लिए 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो दोनों कथन गलत है। इसका आंसर क्या हो जाए, 37 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से सत कथन चुनना है फ्रेंड्स, और कितने सत कथन है ये देखना है फ्रेंड्स। तो कल्पा सुवर्णा चावल की एक किस्म है, तो बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी ये तीनों गलत है फ्रेंड्स, देख लेंगे। तो नलगंगा बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना गुजरात का है, तो ये गलत है, ये महाराष्ट्र का है। और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदने की घोषणा की गई है, तो ये भी गलत है, पंजाब नहीं, ये हरियाणा सरकार ने किए हैं। और मद्रास उच्च न्यायालय के मंदिरों ने रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया गया है, तो ये सही है फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, कल्पा सुवर्णा चावल की किस्म नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से हटिया, ये कल्पा सुवर्णा ना ये नारियल की खेती से है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, तो ये भी गलत ही है, ये गलत मतलब सभी गलत है, इसमें आंसर हो जाएगा 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जो मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विरासत प्रदर्शनी किस मंत्रालय की पहल है, तो ये कपड़ा मंत्रालय का है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्यों में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की मापदंड को खत्म करने की घोषणा की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका मैथ है, तो मैथ में आप जाकर के बना लीजिएगा, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।